अगर आ भी जाती है बाई चांस, तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा घटिया नेता बनेंगे प्रशांत जी। लीडर्स, तथाकथित लीडर्स, ये लोग अपने को लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन ये सब तथाकथित है। उसके ऊपर भी आता है कि वो पैसा लेके भीड़ जुटाया हुआ है। हाँ ठीक है, क्योंकि तो जन स्वराज वहां क्यों नहीं जा रही है? वहां भी लोगों के पास जाए और जाके लोगों से बात करे। ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है आज तक की। वहां से लोग ज्यादा हल्ला करने लगते हैं तो नीतीश कुमार उनके लिए कुछ नया ऑफर दे देते हैं, तो लोग शांत। ये सब पब्लिक डोमेन में है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला। जन स्वराज वहां जाके क्यों नहीं लोगों से बात कर रही है? यहाँ के बहुत सारे रूलिंग पार्टी के नेताओं ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है। एनडीए की सरकार की जो आप जी बात कर रहे हैं, जी, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। तो हमारा उनके साथ बहुत नजदीक का संपर्क है। तो करे क्या करे, तो अभी चलो 10,000 देकर टरका दो। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये 3 भाग में आप डिवाइड कीजिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप कितना भी मैन्युफैक्चरिंग हब इसको नहीं बना सकते हैं। नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं पल्लवी रंजन। 2025 का साल है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जितने भी दल, बात करें भाजपा हो गए, मतलब एनडीए की सरकार हो गई, महागठबंधन की सरकार, नई पार्टी आई है जन स्वराज, ये भी अभी जो जिस तरीके से बिहार में अपना दौरा कर रहे हैं और अपने काम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी बीच में एक बयान आया है, भाजपा के कुछ नेता है वो बयान कर रहे हैं कि प्रशांत जी बस ऐसे ही चप्पल चाटते हुए आते हैं। बंगाल में चप्पल चाटते थे, अभी फिर बिहार में आए हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और भी काफी कुछ बातें हैं जो प्रशांत जी के ऊपर लग रही है, जो जिसको सूत्रधार, जन स्वराज का सूत्रधार कहा जाता है, उनके ऊपर ये बयान और इस तरीके से बातें जो चल रही हैं अभी लगातार चुनाव के बीच में। हमारे साथ अभी बात करने के लिए कैप्टन राजीव रंजन जी हैं, जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो स्वागत है। और देखा जाए कि प्रशांत जी के ऊपर काफी बेबुनियाद बयान आ रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे जैसे कि बात करें कि एलिगेशन लगते आ रहा है, वो उस पर क्या कहेंगे? अभी जस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा, 2 दिन पहले मयंक मौली है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अजीब तरीके से प्रशांत जी को बोला है। ये तो स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जब उनके बीजेपी के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का कच्चा चिट्ठा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत जी ने खोला, तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उधर से वो लोग दिलीप जी के ऊपर जैसा ऑब्जेक्शन लगाया गया था, एलिगेशन लगाया था, उसके अगेंस्ट में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उसके अगेंस्ट में या जनरल। बाकी सिर्फ दिलीप जी अकेले तो थे नहीं, संजय जायसवाल थे, उनके सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लंबी लिस्ट है। अभी ये तो सिर्फ 4 ही 5 लोग हैं। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेट किया जाए तो लगभग सब लीडर्स, तथाकथित लीडर्स, ये लोग अपने को लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन ये सब तथाकथित है। सबके खिलाफ आपको कोई न कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल ही आएगा। ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है आज तक की। हम लोग लालू जी का जो राज था उसको जंगल राज कहते थे, गुंडा राज, जो भी है तथाकथित हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अनुसार। लेकिन ये तो इतनी भ्रष्ट सरकार है, इसमें तो दिक्कत ये है कि सामने से दिखाई नहीं पड़ता है। जो मासूम जनता है वो देख नहीं पाती कि एक्चुअली उनके पैसे के साथ हो क्या रहा है। अब एक आदमी 200, 300, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखे हुए हैं। सुना है कि विदेशों में उन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है। अब जब इन सब चीज को किनके बारे में कहेंगे कि विदेश में किन की प्रॉपर्टी? नहीं, अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं किसी का इस मामले में। देखिए, हम लोग वही बात कहते हैं, नाम लेके अगर हम कहना होगा तो जब तक कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिंदा निकाला था कागजों का। सारे कागज वहां रखे हुए थे, रजिस्ट्रेशन के डीड्स रखे हुए थे, अकाउंट नंबर उन्होंने लिखवाया, ये जाइए ये अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जाके चेक कर लीजिए। उन्होंने हवाला दिया एफिडेविट्स का। ये सब पब्लिक डोमेन में है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला। आप देख लीजिए, आप फोटोकॉपी ले जाइए, इन्वेस्टिगेट कराइए, आप खुद से उसका सत्यापन करा लीजिए। तो हम ऐसे ही ऑफ हैंड किसी का नाम लेके नहीं बोल सकते, लेकिन ये हम लोगों के सुनने में आया है
और विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि यहाँ के बहुत सारे रूलिंग पार्टी के नेताओं ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है। एनडीए की सरकार की जो हाँ, आप कह जी बात कर रहे जी, हैं, हाँ। दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है। कहाँ कहाँ से वो पैसा सब आया है? ये सब यहाँ की बिहार की जनता का ही पैसा तो है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पावर में नहीं है, तो हम इन्वेस्टिगेट करके करना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये तो आप समझ लीजिए कि जनता खुद लाला के दी है, वो टिप्स बताई है, कुछ हम लोग अपने रिसोर्सेज से पता किए हैं, तभी पता चला है। तो ये गाली गलौज तो ये लोग करेंगे ही। अब उनकी हालत खराब है, अब उनकी हालत खराब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उनपे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि अगर सरकार तो नहीं आएगी, एनडीए की सरकार के, सरकार तो प्रशांत जी की कभी आने वाली है, जनस्वराज की आने वाली नहीं है। अगर आ भी जाती है बाई चांस, तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा घटिया नेता बनेंगे प्रशांत जी। ये तो अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी पूरे बिहार प्रदेश में घूमती हैं, आप जरा देखिए किस तरह का जन समर्थन प्रशांत किशोर जी के पीछे है। उसके ऊपर भी आता है कि वो पैसा लेके भीड़ जुटाया हुआ है। हाँ ठीक है, क्योंकि वही काम वो करते हैं, तो उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज, अभी हाल में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ऑफिशियल आदेश था कि प्रधानमंत्री आए हैं, उनकी सभा में भीड़ जुटाने के लिए शिक्षकों को कहा गया कि बस कंडक्टर का काम कीजिए, 200 बसेस। ये तो ऑफिशियल आदेश था, हम लोगों ने उसकी प्रति रिलीज भी की थी, जो कि वहां के अंचलाधिकारी ने आदेश दिया था। शिक्षकों को की लिस्ट थी, सूची थी कि 200 बसों में भर के जीविका दीदी को लाए। तो ये तो सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं, वो लोग अपने खर्चे पे भी करते ही होंगे, पार्टी जब आचार संहिता लागू होगी। तो ये तो एक्सपर्टीज है उनका, ये करते हैं। अच्छा, झूठ बोलने में तो माहिर। ऐसे भी धरना स्थल पे देखा जाए, प्रतिदिन नए नए लोग, 112 हो गया, 102 हो गए, काफी लोग वहां बैठे रहते हैं, कुछ शिक्षक बैठे रहते हैं, आशा दीदी बैठी रहती है। तो जनस्वराज वहां क्यों नहीं जा रही है? वहां भी लोगों के पास जाए और जाके लोगों से बात करे। महागठबंधन तो जा रही है, एनडीए की सरकार जाती है। जब नीतीश कुमार के ऊपर कुछ आता है कि हाँ नीतीश कुमार, वहां से लोग ज्यादा हल्ला करने लगते हैं, तो नीतीश कुमार उनके लिए कुछ नया ऑफर दे देते हैं, तो लोग शांत हो जाते हैं। तो जनस्वराज क्यों नहीं जा रही? नहीं, हमारा एक अभियान है। देखिए, ये जो जिसको कहते हैं ना कि नी जर्क रिएक्शंस इन लोगों ने, कि कोई कुछ हल्ला उपाड़ हुआ, देखा कि अरे इससे 200 वोट कम हो जाएगा, तो चलो इनको ये ऑफर कर दो। इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। नहीं, 1100 की जगह 2100 का मांग होता है। आशा दीदी मांगती हैं कि मेरा वेतन बढ़ाया जाए, सब कुछ हो। तो सबकी मांग तो हम लोग करते ही। जनस्वराज वहां जाके क्यों नहीं लोगों से बात कर रही है? करती है। इनफैक्ट उनकी डेलीगेशंस आई हैं मिलने के लिए हम लोगों के यहाँ, हमारे हेडक्वार्टर्स में, हमारे यहाँ भी आते हैं लोग। हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहता है कि जनस्वराज वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, जनस्वराज से हमें आस है, आए वहाँ पे प्रशांत जी आए, हमसे बात करें। आए दिन हजारों कमेंट्स है हमारे पास। जितना ट्रैवल प्रशांत जी कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 सभाएं करते हैं, वहाँ लोग उनसे मिलते हैं, लोग आते हैं, उनके डेलीगेशंस आते हैं। शेखपुरा हाउस में भी बहुत सारे डेलीगेशंस आए हैं, कई बार यहाँ भी आते हैं। तो हमारा उनके साथ बहुत नजदीक का संपर्क है। इनफैक्ट जिस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है, आप ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव करने की बात की और करने गए, जिसमें हम लोग को बहुत बर्बरता पूर्वक वहां से लाठीचार्ज करके मारा गया और भगाया गया, कुछ हमारे कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग कुछ करेंगे। उस समय से ही उनके कान खड़े हो गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुद्दा बन रहा है। हम लोगों ने उसकी चर्चा की, हर सभा में चर्चा की, और आज देखिए उन लोगों ने 400 से बढ़ा के 1100 किया। और ये जो 2 लाख देने का वादा किया था महिलाओं को रोजगार के लिए, 94 लाख परिवार को, उस 2 लाख तो अब बजटरी प्रोविजन तो किए नहीं उन्होंने, बजट में तो इसके लिए अलग से पैसा रखा नहीं था। तो करे क्या करे, तो अभी चलो 10,000 दे के टरका दो। तो यही एटीट्यूड है, ये टरकाने वाली बात थी। मतलब बेसिकली ये जो सरकार है ना, इसका कोई नियत नहीं है, ना नियत है ना नीति है। बस असेंबली में बोल दो, असेंबली की गरिमा होती है अपनी। आपने जब वहां पे बोला, जब आपने घोषणा की कि हम ये करेंगे 2023 में, तो ये 2025 चल रहा है, आपने बीच में किया क्या? इसका मतलब आप बोल के भूल गए।
इसका मतलब कि असेंबली आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कितनी सीटें? जो कि हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वो तो डेमोक्रेसी का दिल है। अच्छा, जन स्वराज कितनी सीटें लेके आएगा? नहीं, हम लोग सीट नंबर हम नहीं बताएंगे, लेकिन वी विल हैव अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, जिसको बोलते हैं, जो प्रशांत किशोर जी के शब्दों में, डिसाइसिव मतलब सरकार विक्ट्री होगी, बनेगी? सरकार हमारी बनेगी। ये निश्चित है। मतलब 120 प्लस आएगा? हाँ, डिसाइसिव मेजॉरिटी होगी, डिसाइसिव मैंडेट होगा। अब नंबर 120 हो कि 125 हो कि 140 हो, ये बोलना तो अच्छा, देखा जा रहा है कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जनस्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा छोड़ के भी जनस्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट की लालसा में तो जरूर ज्वाइन कर रहे होंगे। नहीं, तो सब लोग तो नहीं टिकट की लालसा में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, बहुत हमने हो सकता है, देखिए, तो उनको टिकट मिलने का चांस रहेगा? नहीं, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, हमारे यहाँ टिकट का एक प्रोसेस है। हो सकता है कि दो चार लोग ऐसे जो कि बहुत लोकप्रिय हो अपने क्षेत्र में, हो सकता है कि उनको मिले, लेकिन ये एक्सेप्शन होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो इस अभियान से जुड़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक दल तो है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है ना, वो एक अभियान का है, जागरूकता अभियान का। आप समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं ना कि रूट। ये जागरूक तो लोग वैसे भी अब हो रहे हैं, जैसे जब से अब बात करें, फोन आया है, एंड्रॉइड फोन लोगों के हाथ में आया है, तो आजकल के बच्चे युवा हैं, काफी जागरूक हो गए, तो उनको पता है कि अपने हक के लिए क्या काम करना है। उस जागरूकता में हमको थोड़ा सा रिस्क नजर आता है, हम थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल नहीं उस जागरूकता में, क्योंकि उसमें शायद झूठ का बाजार ज्यादा गर्म होता है, मतलब बहकावे में बच्चे ज्यादा आ जाते हैं जल्दी, और जो सही बात जो उनको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं वो रिस्क में है, वो मतलब वल्नरेबल है, जिसको कहते हैं ना, ये वो जो एज होता है, अगर यूथ है, उसके हाथ में एक एंड्रॉयड फोन है, तो वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ इस देश में या प्रदेश में नहीं हो रहा है। तो यूथ क्या, बड़े बड़े लोग, अब जैसे देखिए साइबर फ्रॉड हो जाता है। मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कहा है कि यार मेरा पैसा निकल अकाउंट से चला गया है। कैसे हो जा रहा है, देखिए तो कितनी आसानी से मूर्ख बनाते हैं। अच्छा, यूथ की बात कर रहे हैं, फोन की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव अटल पथ पे, मरीन ड्राइव पे कुछ जो रील्स बनाते हैं, जो युवा हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश की, वो वहां बैठ के रील्स बना रहे थे और अपनी बीवी को भी लेके गए थे, वो रील्स बना रहे थे। उसके ऊपर आप क्या कहें? ठीक है, इसमें क्या हम कहें, देखिए, when a person is not very serious, नॉन सीरियस ये सब एक्ट्स है, ठीक है, सबकी प्राइवेट लाइफ भी होती है, तो उसको प्राइवेट रखो। अपने और युवा को अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मरीन ड्राइव में नाच करके युवा अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ, तब तो गो अहेड, गुड लक टू यू, मतलब यही कह सकते हैं। और क्या जन स्वराज प्रशांत जी लगातार अपनी रैली में 5 बात करते हैं कि हम आते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। तो उसके लिए प्रशांत जी को बिहार में फैक्ट्रीज लेके आनी पड़ेगी। प्रशांत जी कहाँ से फैक्ट्री लेके आ पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार, अगर अभी कुछ साल पहले की बात है, डीमार्ट ट्राई कर रही थी बिहार में आने का, नीतीश कुमार ने साफ मना किया। कितने सारे ऐसे राइस मिलर हैं जो ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास 2200 राइस मिलर ऐसे हैं, लिस्ट हैं, जो कि नीतीश कुमार ने 2011-12 और 12-13 में राइस मिल को ब्लैक लिस्ट कर दिया, बंद हो चुके हैं। रोजगार तो उससे भी खत्म हुई है ना, कम हो जाए। लेकिन देखिए, अभी मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। जो रियल जॉब क्रिएशन होता है ना, वो सर्विस सेक्टर में होता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये 3 भाग में आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो लगभग एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है ना, वो पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, वो लगभग 40% ही है। बाकी 60% जो होता है वो सर्विस सेक्टर में, मतलब जैसे रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहा है, इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप कितना भी मैन्युफैक्चरिंग हब इसको नहीं बना सकते हैं, बिहार की अपनी लिमिटेशंस हैं। आप 10-15 फैक्ट्री लगा दीजिएगा, उससे भी आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एम्प्लॉयमेंट आएगा भी, तो उसमें जो अप्रत्यक्ष आएगा ना, वो बेसिकली सर्विस सेक्टर का आएगा। मैन्युफैक्चरिंग
पर से, मतलब उससे, उस फैक्ट्री में कितने लोग काम करेंगे? 100, 200, 300, और वो भी हर फैक्ट्री में घट रहा है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, रोबोटिक्स आ गई है, उसमें वो स्कोप भी, एम्प्लॉयमेंट का स्कोप घट रहा है। स्कोप बढ़ेगा सर्विस सेक्टर में, तो आप यहाँ टूरिज्म, जैसे वो कहते हैं ना कि हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे या लड़कियों को ट्रेन करेंगे, लड़के लड़कियों को ट्रेन करेंगे नर्सिंग के लिए, हम वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, समझे? आपके दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, ये सब जो चीज बढ़ेगी ना, स्वरोजगार बढ़ेगा, छोटी छोटी चीजें बढ़ेंगी, तब आपका वो कितना रोजगार। रेस्टोरेंट बिहार में खुल जाएगा, मुश्किल से अगर खोलते हैं तो हजार हजार में फिर। नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेस्टोरेंट, ओवरऑल आपको उद्योग भी चाहिए, आपको एग्रीकल्चर भी चाहिए, आपको, लेकिन ज्यादा जो ये देखा गया है, स्टडी है कि जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो सर्विस सेक्टर से ही होता है। मिल जाता है, लैंड मिल जा रहा है, उस पे फैक्ट्री डालने के लिए। हाँ, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हम लोग नहीं जानते हैं कि उसकी डिटेल्स क्या है ये, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अगर उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चॉकलेट नहीं आता, अगर हाँ, प्रॉपर अच्छी चॉकलेट लेने आ जाए आप, देखो आपको नहीं मिलेगा। मुझको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बिहार जैसी जगह पे, जहाँ का लैंड इतना फर्टाइल है, वहां पे माफ कीजिएगा, वहां पे 1 रुपए पे उनको, अब आपको तो उस लैंड का ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसकी प्रोडक्टिविटी अदरवाइज क्या होती। तो बंजर तो कोई कह रहा था कि उसको बंजर डिक्लेयर कर दिया। नॉर्थ बिहार में कौन सी जमीन बंजर है? बंजर तो होती ही नहीं यहाँ पे। तो ये थोड़ा मुझको संदेह हो रहा था, लेकिन देखिए, हम ऑफ हैंड हम लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक कि हमारे पास कॉन्क्रीट कुछ जानकारी ना हो। ऐसे ही हवा में आरोप नहीं लगाते फिर सकते। उद्योगपति है, उनको काम करना है, उन लोगों का काम है उद्योग लगाना। अब उनके साथ अगर अनियमितता हुई है, अगर उनको गलत तरीके से ये जमीन आवंटित की गई है या कुछ उसमें ऐसी खास बात है, तो जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन तब जबकि मनुष्य और कि हाँ कुछ अनियमितता है उसमें। अदरवाइज जानबूझ के किसी इंडस्ट्री को सिर्फ रुकवा देना, ये कर देना, वो हम उसके खिलाफ। मतलब जनस्वराज को इससे फायदा तो है? फायदा नुकसान अभी हम क्या जानते हैं, हम नहीं कह सकते कि फायदा है या नुकसान है। सवाल ये है कि कोई उद्योग लगने के लिए कहीं उसको जमीन तो देनी पड़ेगी। अब उस जमीन को देने में अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच जरूरी है, और हम उसको कहेंगे कि एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। बस हम इतना ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास उसका कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है नहीं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की बात करते हैं। एक आदमी ने कह दिया कि वहाँ 10 लाख पेड़ है आम के, लेकिन फिर दूसरे ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं ये सब ऐसे ही है, झूठ बात है, 10 लाख नहीं। अभी भी तो अब हम वो मालूम नहीं कि सच्चाई क्या है। हम वहां जब तक जाए ना, कोई जाकर आप पत्रकार बंधु वहां सही में देखे ना, तब तक तो इन सब बातों पे अननेसेसरीली कोई कंट्रोवर्सी खड़ा करना, ये हम लोगों की पॉलिसी है। अच्छा, ये देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो नीतीश कुमार बिहार के लिए सौगात लेके आते हैं। चुनाव जस्ट अभी बहुत पास में है, 2 महीने के अंदर चुनाव है, 1 महीने के अंदर में दिवाली छठ पूजा भी अभी है। तो इस बीच में बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं बिहार में। तो ये चुनाव का एक प्रोपेगेंडा लेके चल सकते हैं कि नीतीश कुमार इस वजह से इतनी सारी ट्रेनें खोल रहे हैं। ट्रेन, देखिए, एक और कभी किसी पत्रकार ने पूछा था हमसे कि ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन मतलब ये सोच के ना कि छठ पूजा है, दिवाली है, तो आएंगे तो लोग इसी बहाने वोट भी देंगे। अरे बच्चे जो हमारे 50 लाख बच्चे बाहर काम करते हैं, नौजवान काम करते हैं, अपनी हाड़ मांस गलाते हैं, तो वो तो छुट्टी में उनका आना और हम उनका स्वागत करेंगे। वो अपने परिवार से मिलने आते हैं, काम करने। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है बाहर, आप उसको रोकने का कुछ उपाय कीजिए ना। डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब कि पलायन मजबूरी में जो बाहर जा रहा है, स्वेच्छा से नहीं। जो स्वेच्छा से जा रहा है उसके लिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है और वहां जाके लेबर का काम कर रहा है, अनस्किल्ड लेबर का काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे उसको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो आप उसकी बात कीजिए ना। तो आप इसमें अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतना ट्रेन दे दिया उनको वापस लाने के लिए, छठ में अपना करके फिर वापस जाएंगे अपना।
छेली उसको हथौड़ी रोकने के लेके लिए- बाहर काम करने के लिए। तो अरे भाई, उसके उनको उनको रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए यहाँ कुछ कीजिए ना। तो वो तो आपने की नहीं, 20 साल का सुशासन था, आप तो कर नहीं पाए। 50 लाख रफ एस्टिमेट है कि 50 लाख युवक बाहर काम कर युवक रहे हैं। बाहर काम कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन वाला। हम इसमें वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं जो स्वेच्छा से गए हैं। अच्छा। जैसे हम भी तो बाहर काम किए, हम मर्चेंट नेवी में थे, हमने भी यहाँ से 12th पास किया, एससी पास किया, उसमें बिहार झारखंड एक ही था, और हम उसके बाद मर्चेंट नेवी में गए। हम तो स्वेच्छा से न गए, हमको कोई मजबूरी तो थी। तो हमारे जैसे लोगों को नहीं उसमें ऐड कर रहे हैं हम। वो 50 लाख कह रहे हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो लोग The फैमिली base- से बिलोंग करते हैं और गरीब, हाँ। हाँ गरीब तबका है, जिनको कि 10-12 हजार 15 हजार की भी रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये लोग नहीं रियलाइज करते हैं कि इसका इफेक्ट और दूसरी चीजों पे कितना पड़ता है। सोचिए, वो बाप नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं यहाँ पे, बाप तो साल में 1 ही महीने के लिए आता है, 11 महीने नहीं है। उसके बच्चे को कौन देख रहा है कि वो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ क्यों इतना लो परसेंटेज है स्कूलिंग 12th पास करने वाले बच्चों का? दलितों में 3% है, अति पिछड़ा में शायद 5-6% है। ये रिकॉर्ड है जनस्वराज के हाँ, पास। अब मतलब नहीं, ये तो ये सरकार का रिकॉर्ड है। ये जो 2023 में जाति सर्वे हुआ ना, उसमें ये सब लिखा हुआ था कि टोटल ऑन एन एवरेज 7% बच्चे जो कि एडमिशन लेते हैं, और जो 12th तक 12th नहीं पास कर, 7% ही पास करते हैं, बाकी 93% पास 12th क्रॉस नहीं करते हैं। तो जब 12th नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो कौन सी नौकरी पाए? द मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए, आने वाले वक्त में अगर जन स्वराज की सरकार आती है, वो क्या रोजगार रोकने के लिए और बिहार से जितने पलायन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या काम करती है, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।